So here, my friend, like in the last article, we had learned about the Kirchhoff's current law and the voltage law. And after then I would say the most important topic from which we expect that in the computer exams you are supposed to be getting the questions is the Weston bridge. अब इससे पहले सारे आर्टिकल जैसे कि आपने इससे पहले भी देखा है कि आप धीरे धीरे क्या करते हैं, एडवांस करते हैं, आप आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं। और जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसका जो बेस होता है ये वही होता है जो आपने इससे पहले पढ़ चुका हो। तो इस वेटस्टोन ब्रिज का जो बेस है वो बेस है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या लूप। अगर वो आपको आता है तो यहाँ पे आप काफ़ी आसान तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। चीज़ मुश्किल नहीं है, चीज़ बहुत आसान है। एट द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ दिस वेटस्टोन ब्रिज वी आर गोइंग टू कम टू सम कंक्लूजन। आपको वो एनालिसिस भी समझना है, एनालिसिस कैसे किया वो समझना है, और उसका रिजल्ट क्या आया वो भी समझना है। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं कि हमने मोटा मोटा जो सब चीज़ों को समझा है। अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें, सो किरचॉफ्स करंट लॉ का एक और नाम है, क्या नाम? जंक्शन लॉ। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जंक्शन कहाँ पर। अगर आप वो आइडेंटिफाई करते हैं तो हमने पहली सीढ़ी चढ़ दी। कैन यू आइडेंटिफाई वेयर आर दी जंक्शन? और पॉइंट ए को आपने जंक्शन कहा, क्यों सर? करंट आ रहा है और कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक, और पॉइंट सी ओके, पॉइंट डी ओके, पॉइंट यस, दैट्स गुड। तीन ब्रांच दिखी तो जंक्शन बोली तो बातें खत्म कर लो, है ना? हमने पहले स्टेप चले। क्या मुझे यहाँ पे लूप दिखाई दे रहा है? वेयर इट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? A B C D A. See this part, this part is also a part of branch. This is also a branch. This is also a, this G is representing a resistance. Okay, that G is what? Resistance. और वो एरो बता रहा है, जिस तरीके से आपने एमीटर पहचानते हैं आप किसे कहते हैं? एमीटर क्या होता है? करंट नापता है। एमीटर दो टाइप के आते हैं, मैंने आपको डिजिटल दिखाया हुआ है, डिजिटल वोल्ट मीटर मैंने आपको दिखाया था। वो वोल्ट मीटर बेसिकली एमीटर भी था। अगर मैं कहीं से मुझे एक तरफ से करंट आता हुआ मिले, दूसरी तरफ से जाता हुआ मिले, और दोनों जो एंड पॉइंट्स हो वो ब्रोकन हो, और मैं दोनों के बीच में अगर अपने प्रोब्स लगाता तो मेरा करंट मेरे डिवाइस से फ्लो करके फिर निकलता, तो मेरा डिवाइस उसको रिकॉर्ड करके आपको बता सकता था। दैट वाज अ मल्टीमीटर, जिसके अंदर एमीटर भी हो और वोल्ट मीटर भी, एंड दैट वाज अ डिजिटल वन। डिजिटल मतलब उसका जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्म में होगा, जैसा आपका टीवी डिजिटल फॉर्म में होता है। फिर दूसरा होता है सेम डिवाइस, लेकिन जैसा मैं गाड़ियों का एग्जांपल दूं, बाइक्स जो आती है आजकल, अगर आप नई बाइक्स देखेंगे, आप ओला की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आती हैं, आप यूजुअली उसको अगर आप देखें, या थोड़ा सा एक महंगी बाइक्स को देखें, तो उसमें जो मीटर होता है वो डिजिटल मीटर होता है। कितनी स्पीड भाग रही है आपको डिजिटाइज करके बताता है। आप 10 की स्पीड हुई, 12 की स्पीड हुई, नंबर्स चेंज होते हैं। यस और नो? और थोड़ी सी आप सस्ती बाइक लेंगे, मेरी बाइक आपने देखी होगी, शाइन है, ठीक है, उसमें स्पीड कैसे बताता है? एरो से। दैट इज अ एनालॉग मीटर। उसको आप क्या बोलते हैं? एनालॉग मीटर। ठीक है, तो अब बात ये चलेगी कि ये जो आपको एरो दिख रहा है ये एक एनालॉग मीटर है। क्या सर? मतलब इसका जो तीर है, बताने की कोशिश ये की गई है कि उसका जो तीर है वो तीर ऐसे 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 होकर के आपको बताएगा, कुछ तो बताएगा। क्या बताएगा? करंट बताएगा। क्या बताएगा सर? तो ये बेसिकली एक एम मीटर है। अब हर डिवाइस का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। हर डिवाइस, भाई हमने वोल्ट मीटर लिया था, हमने बैटरी ली थी, बैटरी, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था ना सर? यस और नो? तो मेरे डिवाइस का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लाइक इज इट ओके विद यू? इट कैन बी अ पॉसिबल थिंग। डिवाइस जो है, मेरा जो डिवाइस है, वो डिवाइस किससे बनेगा? तारों के जरिए ही बनेगा, कॉपर से ही बनेगा, उसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स होंगे। तो भाई तार का, इलेक्ट्रिकल आइटम का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो कंबाइनली दिस डिवाइस हैज सम रेजिस्टेंस, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? जी दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर ये बात क्लियर कर दी कि सर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस मैंने आपको दर्शा दी है, वो एक ब्रांच है, वो आपके पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो अब आप मुझे बताएं कि किसको आप लूप कहेंगे? ए बी डी ए एक लूप हो गया सर, और बी सी डी बी एक
लूप हो गया सर, और ये एक पूरा नीचे वाला पकड़ सकते हैं हम लोग, ये सी से स्टार्ट करके मैं दोबारा ए पर पहुंच जाऊँ, दैट कुड आल्सो बी अ लूप। यस और नो? तीन लूप तो मुझे दिख रहा है ना। तो अब बात ये चलेगी कि अगर मैं जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो चीज़ मैं पहचानता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें, ए पर आने वाला करंट मुझे बताएं, ए पर कौन सा करंट आ रहा है? आई आ, और कौन सा जा रहा है? I1 और I2। इसका मतलब क्या? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों आपस में मैच होना चाहिए। इट शुड गेट बैलेंस, इट शुड बी कंजर्व। अच्छा, अब क्या हुआ सर? अब यहाँ पर आपने कहा कि ये I1 करंट फ्लो रहा है, ठीक है। B पर एक जंक्शन बना, जब B पर एक जंक्शन बना तो वहां पर क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं कहता हूं कि सर यहाँ पर करंट IG, एक करंट जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, वो निकल के इस ब्रांच में जा रहा है, तो यहाँ पर B से C के अंदर, अच्छा चलो इसको हम लोग नंबर्स में बात करते हैं। मान लीजिए I1 का वैल्यू 10 है, मान लीजिए I1 का वैल्यू 10 है, और ये IG का वैल्यू, एक नंबर बोलिए, 5। एकदम सर्टेन नंबर नहीं बोलेगा, इक्वल, जब 3 बोल रहे चले, यहाँ से 3 एम्पियर निकला, ये आने वाला कितना था सर? 10। कितना निकला सर? 3। तो ये जो करंट बचा 7 बचा, कैसे बताया आपने? माइनस किया आपने, क्या माइनस किया आपने? मुझे बताएं क्या I1 माइनस IG लिखेंगे किस तरीके से हमें? I1 माइनस IG इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन DC। इज इट ओके? अच्छा, अब क्या हो रहा है सर? जंक्शन D पे जरा ध्यान से देखें, जंक्शन D पे कौन सा करंट आ रहा है? I2 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? I2। और कौन सा? IG भी आ रहा है, दोनों भी आ रहे हैं। तो अब बात चलेगी कि इस ब्रांच से कुछ ना कुछ करंट निकलना चाहिए ना। I2 प्लस IG, दैट्स ग्रेट। कि सर I2 आया प्लस IG आया, बात खत्म, है ना। अब क्या होगा? अब यहाँ पर मैं इस सर्किट के अंदर हम लोग सोचते हैं, चलिए एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक कैसे लूप बनाते हैं। जब आप लूप बनाते हैं तो लूप में आप कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। आप लूप में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, आप कुछ ना कुछ एक लूप का नाम लोगे। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप या वोल्टेज, आप मुझे लूप बताइए। एक लूप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। A B D गॉट द, यानी आपने A B D A ये आपने लूप किया। आपके जो चलने की चाल है वो कैसी है? आप A से B पर जाओ। आप क्या कर रहे हो सर? A से B पे जाओ। जब आप A से B पे जा रहे हो, क्या आप करंट के साथ चल रहे हो? ठीक है। अगर आप करंट के साथ चल रहे हो तो आप क्या लिखते हो? माइनस किसका भाई? प्रोडक्ट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई रजिस्टर, जिसके साथ जिस रजिस्टर में वो फ्लो हो रहा है। इस रजिस्टर का नाम, इस रजिस्टर की वैल्यू मैंने कितनी दी? P। यूजुअली हम लोग रेजिस्टेंस को किससे दर्शाते हैं? R से। अब सबको तो R नहीं बोल सकते थे, या तो मैं इसको R1 R2 R3 R4 ऐसे लिखता, बजाय मैंने R1 R2 R3 R4 लिखने के टेक्स्ट बुक में PQRS नोटेशन का इस्तेमाल किया गया। इज दैट ओके विद यू गाइस? व्हाट इज P? What is Q? What is R? What is S? What is G? रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे क्या दर्शा रहे हैं सर? रेजिस्टेंस दर्शा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो I1 मल्टीप्लाई बाई P, I1 मल्टीप्लाई बाई P। अगर मैं मैथमेटिकल बात करूंगा तो मैथमेटिकल नोटेशन में I1 का कुछ वैल्यू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वैल्यू, P का कोई एक वैल्यू होगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये सब अच्छा ठीक है, मैं यहाँ तक तो आ गया, मेरा सर्किट A से B तक तो मैं गया। फिर B से D फ्लो करूंगा। जब मैं B से D में जा रहा हूँ तो IG है, ओके, वी हैव गॉट IG और G, IG मल्टीप्लाई बाय G, प्लस या माइनस? क्यों माइनस? क्योंकि आप जा रहे हैं B से D और आपका करंट भी जा रहा है B से D। जिस चाल में आप है उसी चाल में करंट है, तो आप क्या लिखते हैं सर? माइनस। अगर आप अपोजिट चलते तो आप प्लस लिख सकते थे। यहाँ पर आते हैं सर, D से A पर आते हैं। जब मैं D से A पर जा रहा हूँ, D से A पर आता
तो मेरे पास कौन है सर I2 मल्टीप्लाई बाय S प्लस माइनस क्यों प्लस सर क्योंकि आप जिस दिशा के अंदर करंट आ रहा है उसके अपोजिट में आप चल रहे हैं तो आप प्लस लिख देते हैं इक्वल टू व्हाट 0 तो ये हमारे पास आ गया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ इसको हमने यहाँ पे इसका काम खत्म एक लूप खत्म हो गया सर कोई मुश्किल बात नहीं है कोई मुश्किल बात हम लोग आते हैं फिर से वही बात करते हैं हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं ना मार्केट के इसको ठीक कर लेते हैं क्या करते हैं माइनस माइनस के बाद सल्टाते हैं इसको हम तो या फिर लाइक आई थिंक इट इज ओके अगर ना भी इसको मैं ठीक करूँ कोई मुश्किल बात नहीं क्योंकि आगे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसको मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँ मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ लूप का नाम बताएं ओके B C D B लूप व्हाट कंप्लीट B से स्टार्ट किया सर B पर आगे खत्म हो अब आप बोलेंगे चलिए हम लोग B से अगर स्टार्ट कर रहे हैं अगर B से स्टार्ट करें B से स्टार्ट करें B से नेक्स्ट B से कहाँ जाएंगे B से कहाँ जाएंगे C जाएंगे जब आप B से C जा रहे हैं कोई करंट दिख रहा है क्या नाम है करंट का I1 माइनस IG मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस व्हाट इज द रेजिस्टेंस Q ओके प्लस या माइनस क्यों माइनस सर क्योंकि जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में करंट चल रहा है ठीक है C से कहाँ जाएंगे अपन D जब मैं C से D जाता हूँ तो पहले करंट बताना बेटा I2 प्लस IG मल्टीप्लाई बाय R ठीक है मल्टीप्लाई बाय R करंट को मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस से अब मैं साइन की बात कर रहा हूं व्हाट विल बी द साइन प्लस y प्लस क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है ठीक है देन उसके बाद बेटा D से कहां जाएंगे D जब मैं D से B जाता हूं करंट का नाम क्या है IG नाम है करंट का मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का नाम क्या है G है प्लस या माइनस प्लस क्यों प्लस बेटा बिकॉज़ यू आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इक्वल टू क्या बोल दिया बेटा 0 ओके दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन हो गई सर हमारे अब देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक कॉमन सेंस की बात आप समझो यहाँ पे वेटस्टोन ये साइंटिस्ट का नाम ही था वेटस्टोन एक्चुअली एंड वेटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है ब्रिज का मतलब ब्रिज होता है सर ब्रिज का मतलब क्या होता है ब्रिज होता है आप जानते हैं ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इंग्लिश से बहुत नावाकिफ हो अगर इंग्लिश से नावाकिफ होते ब्रिज वॉज समथिंग विच वी हैड नॉट सीन तो मुझे उसका अनुवाद करना पड़ता मुझे आपको हिंदी में बताना पड़ता पर हमारी तो हालत ही ऐसी है कि हम लोग हिंदी में ब्रिज को क्या बोलते हैं शायद हम लोग फंस जाए पुल अच्छा दैट इज उर्दू वर्ड इज इट हिंदी पहाड़ वाह I think pull can be Hindi also because Urdu is it's a composite language. Urdu was made out of Hindi, Sanskrit, Persian, Arabic. तो हो सकता है कि पुल जो है ये हिंदी का भी वर्ड हो बट आई एम नॉट क्वाइट सर्टेन राइट नाउ तो सर I1 ना सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अभी जो ब्रिज है ये ब्रिज का मतलब क्या है आप देख सकते हैं कि B से D के बीच में एक ब्रिज है अगर आप ध्यान से देखें जब मैंने सर्किट बनाया तो मैंने बहुत ही एहतियात रखते हुए B से D का कलर ही अलग किया मैंने पूरे सर्किट का एक कलर रखा और B से D का कलर मैंने बदल दिया क्यों क्योंकि मेरे को है ना मेहंदी की डिजाइन मैं डिजाइन नहीं बना रहा कलरफुल नहीं कर रहा हूँ ना अरे ये पिंकी येलो लड़की पल्लो ब्लू तो ऐसा कुछ रीजनिंग नहीं था रीजन इसका ये था कि द नेम ऑफ द टॉपिक इज ब्रिजस्टोन ब्रिज और ये जो ब्रिज है वो ब्रिज बताना था ब्रिज किसके बीच में सर D और D के बीच तो अब बात ये चलती है जिस तरीके से हम लोग फॉर एग्जांपल B से अगर एक करंट को फाइनली D पर आना हो B से एक करंट को D पर आना हो तो उसके पास दो रास्ते हैं उसके पास एक रास्ता है वो B से C से होते हुए D पर आए और दूसरा रास्ता उसके पास B से डायरेक्ट D पर है ना हम यहाँ पे एक बहुत ही वेग मिसाल देंगे कि अगर यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो कोई भी आदमी क्या चूज करेगा डायरेक्ट रूट चूज करेगा कि भाई यहाँ से अपन चले यस सर in case see what happens in Whetstone Bridge what happens कि अगर in some scenario what scenario is that is we are going to discuss कि जब वेटस्टोन ने इस ब्रिज की कैसे खोज की
व्हाट ही ट्राइड, ही हैड, लाइक मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको चीजें समझ में आए। So my friend, as we were having a discussion, ये जो ब्रिज है, what if the inventor of this bridge had found there are certain conditions where ये जो आपका एरो है, ये एरो क्या दर्शाने वाला है सर? करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ये एरो आगे भागेगा, है ना। 10 एम्पियर तो 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6 जो भी करंट रहेगा। उसने ये देखा कि एक टाइम ऐसा आता है कि गैल्वानोमीटर जो है वो रीड करता है 0। वो रीड क्या कर रहा है सर? 0। यानी इस ब्रिज से कोई करंट पास नहीं हो रहा। उसने क्या रीड किया? इस ब्रिज से कोई करंट पास नहीं हो रहा, हालांकि वो ब्रांच वहां पर है। द करंट कुड हैव फ्लोन आउट थ्रू दैट ब्रांच, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि इस गैल्वानोमीटर से इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। This is okay with you guys? अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है तो हो रहा है, नहीं, ऐसा हुआ है तो हमने ऑब्जर्व किया है। अब बात समझ रहे? ये हो रहा है प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब सवाल ये कि ये कब होता है। अब हमको जानना क्या है कि व्हाट इज दैट कंडीशन वेयर दिस थिंग हैपेंस। व्हाट थिंग हैपेंस? मतलब क्या? यस, ब्रिज से कोई करंट पास ना हो। अब उसकी कंडीशन क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ सर ब्रिज से कोई करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब मैथमेटिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ig? 0। द वैल्यू ऑफ Ig इज 0। अगर Ig का वैल्यू, करंट का वैल्यू 1 होता तो ये 1 आपको बताता, अगर करंट का वैल्यू 2 होता तो ये आपको 2 बताता। अब ये बता रहा है 0, मतलब Ig का वैल्यू कितना है? 0। यस और नो? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे फॉर बैलेंस्ड सर्किट Ig is equal to 0। अब मैं Ig is equal to 0 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रखूंगा। क्या रखेंगे सर? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 पर आइए। माइनस I इंटू P, I1 इंटू P, ओके, माइनस Ig का वैल्यू तो 0 है सर, तो Ig का वैल्यू 0 है तो मुझे वहाँ पर क्या रखना चाहिए? 0 रखना चाहिए। 0 मल्टीप्लाई बाई G, ओके, प्लस I2 इंटू S इज इक्वल टू, सर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर लो मैथमेटिकली तो खत्म हो गया। माइनस है ना सर, वहाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा I2 S is equal to I1 P। This is my equation number 3। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पर ध्यान से देखें। मैंने लिखा माइनस ब्रैकेट के अंदर I1 अच्छा माइनस है तो -0, ओके, तो इसके बाद Q प्लस I2 प्लस 0 इंटू R प्लस 0 इंटू G इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली I1 में से 0 चला गया तो सर I1 बचा, ठीक है, तो I1 मल्टीप्लाई बाई R प्लस, अच्छा Q है क्या? ये गड़बड़ चल रही है भाई, अपनी मर्जी से लिखते चले जा रहे हैं। Q देन प्लस I2 में 0 प्लस किया तो I2 मल्टीप्लाई बाई R, यहाँ पर क्या? 0 इज इक्वल टू 0। माइनस वाला उधर भेज देते हैं हम, तो I2 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू Q, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं ध्यान से देखूं, दैट्स अ गुड गेस। अगर मैं इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 4 से, तो अब क्या रिजल्ट आता है? मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ चलिए I2, या फिर मैं पहले I1 वाला साइड पहले लिखता हूँ क्योंकि P पहले आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ I1P इज इक्वल टू I2S, बराबर बेटा?
मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये कहाँ चला गया भाई साहब, इधर ये I1 Q और यहाँ पर I2 R. I1 got cancelled, I2 got cancelled. What we got? P by Q is equal to S by R. This is the condition for the balanced circuit. For the यानी अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ब्रिज से कोई करंट ना बहे तो P से Q का रेशो, जरा ध्यान से देखो, P से Q का रेशो गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। गैल्वेनोमीटर के दोनों तरफ P by Q should be same as that of S by R. P by Q का क्या मतलब? अगर मैंने P का रेजिस्टेंस, अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, मैं बोलता हूँ सर मैंने P का वैल्यू 10 ले लिया फॉर एग्जांपल, P का वैल्यू क्या लिया सर 10, और मैंने Q का वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 20 ले लिया, तो P by Q क्या बना? 1/2 बन गया ना। 10 by 20 is 1/2 या 0.5, आप मैथमेटिकली कुछ भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर मैंने कहा कि सर S का वैल्यू मैंने 40 लिया है, यस आप गेस करो कि R का वैल्यू क्या होगा? 80। आपने बिना किसी सर्किट को बनाए, बिना वेटस्टोन लगाए, बिना वेटस्टोन ब्रिज को लगाए, बिना गैल्वेनोमीटर लगाए, बिना एमीटर लगाए, आपने कुछ नहीं किया। आपको बस यहाँ पे इस मैथमेटिकल एनालिसिस से एक कंडीशन पता है, तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता पा रहे हो, यस और नो? यू आर एबल टू फाइंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R so that this circuit should be balanced. This circuit should be balanced. मैंने यहाँ पर लिख दिया सर फॉर एग्जांपल आपकी खुशी के लिए मैंने लिखा 80, तो P by Q क्या बन रहा है? ठीक है। S by R क्या बन रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? रेशो इज इक्वल, द रेशो इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? द सर्किट इज बैलेंस्ड। अगर मैंने बजाय 80 के यहाँ पे 81 ले लिया, सर्किट बैलेंस नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, पाप कर दिया मैंने, 80 को 81 नहीं कर सकता सर, कर सकते हो, लेकिन कर दिया तो क्या होगा? सर्किट बैलेंस नहीं होगा। क्या मतलब सर्किट बैलेंस नहीं है? करंट आएगा सर, IG की कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, जीरो नहीं रहेगी सर, 1 2 3 4 5 इट विल स्टार्ट टेकिंग सम वैल्यूज। दिस इज डायरेक्टली इन योर माइंड। इतना समझा आपको? तो यहाँ पे वेटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए क्या क्या समझना जरूरी था? लूप लॉ समझना जरूरी। हमने क्या किया? 2 बार लूप लॉ लगाया। तीसरी बार हमने समझा कि बैलेंस का मतलब क्या है। हमने क्या समझाया आपको? बैलेंस सर्किट का मतलब क्या है? क्या मतलब है बैलेंस सर्किट का? नहीं है सही, मुझे सही वर्डिंग चाहिए। ब्रिज से कोई करंट पास नहीं होगा। और बोलो, और अदर सेंटेंस जीरो। किसकी वैल्यू जीरो? IG की वैल्यू जीरो होगी, और G की वैल्यू जीरो हो सकती है सर। G इज द रेजिस्टेंस ना, G इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रेजिस्टेंस। लेकिन दैट्स अ गुड गेस कि मैं G का वैल्यू को जीरो करूं। अगर G का वैल्यू जीरो कर दूंगा तो क्या होगा? करंट ही रहेगा सर। IG का वैल्यू विल बिकम इनफिनाइट। G का वैल्यू जीरो मतलब क्या होता है? G का वैल्यू जीरो मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस। इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस तो आपका करंट एकदम ऐसा ला 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 ऐसे से जाएगा। मैं डाउट आ गया, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो तेजी से जाएगा, ज्यादा जाएगा, यस और नो? ठीक है। आपने बोला था कि वो जो G है वो जीरो वो करेगा, नोट करेगा कब, जब वहां से करंट। मैंने ये नहीं कहा कि G जीरो नोट करेगा, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर जीरो नोट करेगा। G इज नॉट स्टैंडिंग फॉर गैल्वेनोमीटर, G इज स्टैंडिंग फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने शुरुआत नहीं कहा कि सर P क्या है, आपने कहा रेजिस्टेंस। मैंने कहा बेटा Q क्या है, आपने कहा रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस, S रेजिस्टेंस, G रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर ये मेरी सुई जीरो बता रही है तो ये नहीं बोल रही कि G का वैल्यू जीरो है, वो क्या बता रही है? करंट का वैल्यू जीरो है सर। ओके, इस चीज में आप मेरे को बाद में 4 साल के बाद मत करना, मैथ मत करना। हेलो सर, वो G क्या था, वो ऐसा नहीं करने का मेरे को। G इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रेजिस्टेंस। ये जो एरो ने जीरो बताया है तो वो एरो क्या है? वो एरो क्या, डिवाइस का नाम बताओ। एरो क्या है? एम मीटर बोल दो उसे। क्या बोल दो? क्या है वो सर? एम मीटर है। वो क्या बताने वाला है? करंट। जब एरो जीरो पर जा रहा है तो वो करंट को बोल रहा है जीरो। G का वैल्यू जीरो नहीं बोल रहा है। व्हाट इज G? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ दैट डिवाइस। ओके, so my friend on page number 217
हमारे पास एक सॉल्व एग्जांपल दिया है, हम लोग इस सॉल्व एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर वी हैव लर्न टिल नाउ। वेटस्टोन ब्रिज का जो आउटकम है आउटकम या फिर जो कंक्लूजन हमने निकाला है, हमने क्या निकाला है, क्या कंक्लूजन है? फॉर द बैलेंस सर्किट फॉर द बैलेंस सर्किट रेशियो ऑफ P to Q will be equal to R to S. S by R उल्टा हो जाएगा, P Q and R S. In this fashion it should go. So क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बारीकी दी है। एग्जाम्पल 9.4, एट व्हाट वैल्यू, क्या सवाल बोल रहा है आपसे? एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रजिस्टर Q, शुड द वेरिएबल रजिस्टर Q। तो अब यहाँ पे एक नई चीज हमारे सामने आ रही है, वेरिएबल रजिस्टर Q। ध्यान से देखिए, डायग्राम के अंदर P, S और R जो उसकी बनावट है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन जो Q है उसकी बनावट में फर्क है। रेजिस्टेंस के साथ में एक एरो बना दिया, रेजिस्टेंस के साथ में एक एरो बनाने का मतलब होगा, क्या मतलब होगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग उस डिवाइस को हम रियोस्टैट कहते हैं। डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग? रियोस्टैट। वो रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का? इसका कोई एक रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसका रेजिस्टेंस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो Q है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगाया, मतलब उसकी कोई भी एक वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रजिस्टर Q बी सेट इन द सर्किट, यानी ये Q का कोई एक वैल्यू आप आजाद हो कि कोई एक वैल्यू आप सेट करो, तो आपने कौन सा वैल्यू सेट करना है? सवाल क्या भाई साहब? कि आप आजाद हो, आप Q का कोई एक वैल्यू सेट कर सकते हो, कौन सा वैल्यू सेट करना है? सवाल में अपने पास P Q R S 4 रजिस्टर दिख रहा है, अपने को P का वैल्यू कितना दिया है? 1.36 किलो ओम, 1.36 किलो ओम। किलो मतलब 10 टू पावर 3, यानी वो 1360 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? R का वैल्यू कितना दिया? 300 ओम। S का वैल्यू कितना दिया? 4.4 किलो ओम। किलो का मतलब 10 टू पावर 3, मतलब वो बन जाएगा 4400। बात आई Q की, क्या Q का हमको कोई वैल्यू दिया डायग्राम में? नहीं। Q के बारे में क्या बताया? Q कौन है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसका रेजिस्टेंस का कोई एक वैल्यू नहीं है, कोई अलग अलग वैल्यू लिया जा सकता है। आप खुद अलग अलग वैल्यू, रियोस्टैट आपने देखा है? ठीक, आप खुद रियोस्टैट में अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। तो आपसे बोल रहा है व्हाट वैल्यूज इट शुड हैव, क्या वैल्यू इसका होना चाहिए? आगे रीजन बताना। इन द सर्किट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड, कंडीशन क्या दिया? द ब्रिज शुड बी, क्या मतलब बैलेंस्ड ब्रिज? सर्किट क्या यहाँ पे G दिख रहा है अपने को? रेशियो ऑफ उसके रेजिस्टेंस, क्या G दिख रहा है? क्या आपने एमीटर लगाया? अगर आप लगाते तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक गैल्वानोमीटर या एक एमीटर लगाता। जब मैं कहूँ एमीटर तो इसका मतलब एक ऐसा डिवाइस जो करंट नापता है। जब मैं कहूँ गैल्वानोमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो करंट नापता है। दोनों भी सेम है, यस, दोनों का काम सेम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगाता और मैं बोलता कि मैं रियोस्टैट में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ कि मेरा सर्किट क्या हो गया? सर्किट बैलेंस का क्या मतलब? रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। एक मिनट, जस्ट कम बिफोर दैट। रेजिस्टेंस बैलेंस सर्किट का क्या मतलब? यहाँ से करंट पास, जब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा, मैं इस पूरी चीज को उखाड़ के फेंक दूं, इट्स द सेम थिंग। अगर मैं इसको लगाऊं और बोलूं करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसको लगा के कोई मतलब है क्या? हटा दिया हमने। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट वाज द सेम थिंग। अगर मैं गैल्वानोमीटर लगाता भी तो भी वही बात होती, क्योंकि वहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। जब करंट पास नहीं हो रहा था, मैंने उस पार्ट ऑफ द सर्किट को क्या कर दिया? मैंने निकाल दिया। अब आपसे बोल रहा है
अगर मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहता, अगर चलो हम लोग क्योंकि उस शक्ल से हम लोग थोड़े मानूस हैं, उसको जानते हैं हम लोग, मैं बोलता हूँ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है और मैं आपको बोल रहा हूँ द सर्किट इज बैलेंस्ड, तो आप मुझको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस सर्किट? कंडीशन फॉर बैलेंस सर्किट क्या है? कंडीशन फॉर बैलेंस सर्किट P बाई Q, ठीक है सर, हाँ P बाई Q, मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर के ऊपर ऐसा होता है, एक तरफ गैल्वेनोमीटर के, उस तरफ गैल्वेनोमीटर के। यहाँ पर क्या किया, ट्रिक क्या किया, एक पिछली बार अपना गैल्वेनोमीटर कैसा था, ऐसा था ना, खड़ा था ना बेटा, इस बार वो तिरछा कर दिया, अपने को कंफ्यूज कर रहा है। यस और नो? बहुत, अरे भाई साहब तुम तो कंफ्यूज की गोली हो गई हो। हाँ, P बाई क्या लिखना पड़ेगा? P बाई R should be equal to Q by S. You got that right. Q by S. ऐसा क्यों किया? किसी को डाउट है तो आप भी पूछो। हमने क्यों P बाई Q नहीं लिखा, क्यों P बाई R लिखा? हालांकि फार्मूला जो इससे पहले सीखा था वो P बाई Q लिखा था हमने, R बाई S लिखा था, यहाँ पे नाम बदल दिया, अलग अलग तरीके से लिखा। ऐसा क्यों? बिकॉज पोजीशंस कैसी हो रही है, बदल जा रही है सर। अगर आप पीछे वाले आर्टिकल को देखें, पीछे वाले पेज पे देखें, पीछे वाले पेज में आपका गैल्वेनोमीटर कैसा सीधा खड़ा हुआ है, यस और नो? आपका आपके पास इक्वेशन क्या है, P बाई Q। जरा P और Q की पोजीशन देखो, P और Q गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट और राइट है। अगर इसी गैल्वेनोमीटर को मैं तिरछा कर दूं तो P ऊपर और Q नीचे माना जाता, यस और नो? तो मुझे वहां पे फार्मूला जो है बधिर लोग की तरह नहीं याद रखना है, मुझे स्मार्ट लोग की तरह फार्मूला याद रखना है कि क्या पोजीशन है, क्या शक्ल है, शक्ल के हिसाब से P बाई Q नहीं बनता है, P बाई R बनता है। मैंने P बाई R लिखा, Q बाई S। ओके, अच्छा, कब लिखा, कब मैं लिख सकता हूँ P बाई R बराबर Q बाई? When the circuit is balanced, what does that mean? कोई करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो रहा। अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे इस सर्किट को, इस पार्ट ऑफ दिस सर्किट को अगर उखाड़ फेंकूं, कोई फर्क पड़ेगा उससे? यहाँ पे वो है ही नहीं, जब वहां से पास नहीं हो रहा है, वहां पर वो ब्रांच थी ही नहीं, यस और नो? तो डायग्राम ऐसे दिया, गैल्वेनोमीटर है नहीं तो हमारे भेजे में नहीं आ रहा है कि मेरे को वेटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करना। ट्रिक यहाँ पर क्या है, सवाल को कॉम्प्रिहेंड करने की, सवाल को पढ़ने और सर्किट को देखने के बाद ये समझने की कि मुझे वेटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अब वहाँ पे वेटस्टोन, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था ही नहीं और हमने वेटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर G देखा हुआ है, तो हमारे मन में क्या है कि अगर वहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हम लोग वेटस्टोन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये क्या हो गया, गलत सोच हो गई, क्योंकि हमको यहाँ पे हमको कंडीशन बताया, क्या कंडीशन बताया? बैलेंस सर्किट इज बैलेंस। तो वहाँ पर भाई गैल्वेनोमीटर लगाते कि नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतनी बात हो गई सर। क्या मुझे वैल्यूज पता है? डू आई नो द वैल्यू ऑफ P? कितना है बेटा? 1.6। बेटा अगर हम लोग उसको किलो के बजाय ओम में ही लिखते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी ओम में है ना, 1360 लिख दिया। ओके बेटा, R का वैल्यू 300। ओके 300। Q का वैल्यू तो हमको पता करना है ना बच्चे, Q का वैल्यू पता करना। S का वैल्यू 4400। मेरे ख्याल से काफी आसान सवाल था ये। अब मैं बस मैथमेटिकली यहाँ पर 1360 डिवीजन में 300 मल्टीप्लाई बाई 4400 इज इक्वल टू Q। अब मैं यहाँ पर ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर देता हूँ, बराबर ना? अपने पास बचा 3। क्या 3 के टेबल में कुछ जुगाड़ बन पाएगा अपना? नहीं बन रहा है। पॉइंट में आएगा डेसिमल में, तो डेसिमल में ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं हम लोग उसको, है ना? तो ये हमारे पास 44 है, तो 13 और ये 1360 को ही कट करके देख लेते हैं अपन 3 से। आई थिंक बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। 3 चौक 12, एक आ गया। 3 पंजे 15, एक आ गया। 3 तिया 9, एक फिर 33 चलते चले आए। 453 33, ठीक है। 4 5 3 डेसिमल में 3 है। कुछ देर में मैं डेसिमल भूल जाता हूँ, कुछ देर के लिए मुझे डेसिमल भूल जाना है। और मेरे पास 44 है, तो मैं 44 से मल्टीप्लाई भी करके काम खत्म करता हूँ। 4 तिया 12, एक आ गया। 4 तिया 12, एक 13 हो गया। 4 तिया 12, फिर एक 13 हो गया। 5 चौक 20 और एक 21 हो गया। 4 चौक 16 और 2 18 हो गया। दूसरी बात भी सेम नंबर आने वाला है ना? क्योंकि सेम नंबर था यहाँ पर। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और ये 1। डेसिमल कितने के बाद?
2 के बाद डेसिमल है, तो 19946.52 मेरा आंसर आया। तो यहाँ पर मैं Q का वैल्यू मैं लिखता हूँ 19946.52 ओहम मेरा Q का एक वैल्यू मिल गया। This is clear? Yes. इसमें कोई डाउट है यहाँ पर आपको तो मुझे अभी पूछो, काम खत्म करो। इसमें कोई डाउट है कि सर ये क्यों किया, ये कैसे किया, तो अभी सवाल पूछो, बात खत्म करो। Anyone? Any doubt? सवाल का हमने सारा हिस्सा पढ़ा ही नहीं, सवाल की सिर्फ हमने 3 लाइन पढ़ी और इतना सॉल्व करके खत्म कर दिया। आगे देखते हैं फुल स्टॉप के बाद। इफ द सोर्स वोल्टेज इज, ये जो सोर्स का वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज 30 वोल्ट, यहाँ पे ये 30 वोल्ट दिया हुआ है। If the source voltage is 30 volt, find the value of आउटपुट वोल्टेज। क्या आपको आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है? किसके बीच में वोल्टेज निकाल रहे हो आप? एक्स और वाई। क्या मैं इस पॉइंट को अगर छोटा करूं, इस एक्स और वाई को अगर मैं छोटा करूं, इस पूरे पार्ट को अगर मैं छोटा कर दूं, तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा सर? ये एक्स वाई इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट बी डी। जो एक्स और वाई वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट बी और पॉइंट डी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वायर खुला हुआ है ना बेटा। ये वायर कैसा है? इसकी मिसाल समझो आप, वो सॉकेट है, उस सॉकेट में मैं डायरेक्ट उंगली डाल दूं, मुझे करंट लगेगा। उस सॉकेट के अंदर मैं डायरेक्ट उंगली डालता हूं, मैंने एक वायर डाला, वायर निकाला, उस तरफ वो वायर लाइव है, अब मैं यहाँ पे उंगली डालूं तो भी करंट लगेगा। तो चाहे मैं डायरेक्ट सॉकेट में हाथ डाल दूं, चाहे मैं इस वायर पे हाथ डालूं, सॉकेट से ही वायर निकला हुआ है, तो जो वोल्टेज वहां थे वो वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे चाहे आप एक्स वाई लिखे तो एक्स वाई को कोई दूसरा पॉइंट आप ना कंसीडर करें, आप ऐसा सोचिए कि भाई वही पॉइंट बी है, वही पॉइंट डी है। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात को समझे आप। इस सवाल का सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में दिया है, पर मैं क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं सीटी देना है ना, और जेडबलई नहीं पता नहीं देना है कि नहीं देना है, हम लोग अब बात करते हैं लॉजिकल। सर आपका सर्किट बैलेंस है, क्या मतलब बैलेंस है? क्या मतलब बैलेंस है? से कोई भी करंट नहीं पास होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ कोई करंट पास नहीं होगा। करंट पास कब नहीं होता? मैंने ये वायर लिया, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो रहने वाला, जब उसकी यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। जब IG की वैल्यू 0 होता है, IG की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू 0 है। करंट की वैल्यू ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एक तार ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक तार ले लूँ, मान लीजिए ये करंट ये तार है, मान लीजिए कॉपर का केबल है, इस कॉपर के केबल में इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, इसमें करंट चल सकता है ना? क्या करंट चलेगा इसमें? ऐसे में ले लूँ उसको तो वोल्टेज नहीं, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा, अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट, और अगर करंट नहीं है तो इसका क्या मतलब निकला? वोल्टेज भी नहीं है। तो मुझको पूछा भाई व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? मैं बोलूंगा करंट जब फ्लो ही नहीं हो रहा है तो क्या वोल्टेज? वोल्टेज इज 0। अच्छा, वोल्टेज इज 0, आई मेड अ रॉन्ग स्टेट। वोल्टेज डिफरेंस इज 0। क्या होना चाहिए सर? वोल्टेज, यानी जिस वोल्टेज पे पॉइंट बी है उसी वोल्टेज पे पॉइंट डी है। वैसे दैट क्लियर? इसलिए इन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली चेक कर, कैसे चेक करेंगे सर? मैथमेटिकली चेक करेंगे। देखो ए से सी, जरा ध्यान से देखो, ए से सी के बीच में, ए से सी, ए बैटरी का एक हिस्सा ए पर लगाया, बैटरी का एक हिस्सा सी पर। बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है? तो ए से सी के बीच में कितना वोल्टेज बनेगा? 30 वोल्ट। यस और नो? ए से सी के बीच में कितना वोल्टेज बना? 30 वोल्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार अपने भेजे में घुस गया तो बात खत्म हो जाती है। देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है कि ये जो हमारा बोर्ड है ना, ये 2D है। हम हर डायग्राम को सिर्फ एक प्लेन में बना सकते हैं, स्पेस में नहीं बना सकता ना। इफ आई कुड एवर बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम इन दिस स्पेस, जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लिए बहुत आसान होता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी है। कैन यू सी इट?
You just have to be focused for a few minutes. I have got 2 points in space, not in plane. Not in plane. वायर को पकड़ लीजिए। देखो ये नहीं, हमको थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर A और C और D और B ये सारे के सारे एक इमेजिनरी में एक छोटी प्लेन प्लेन में है, which is not necessary। मैंने लिया सर A और C, can you see? A और C। अब मेरे पास D से C दिखा आपको? A और C के सेम प्लेन में D है क्या? D सेम प्लेन में है क्या? नहीं लगता है। अलग प्लेन में सर, अलग प्लेन स्पेस में आ गया, 3D कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, नाउ A B C, कैन यू सी? A B C, कैन यू सी? अब देखो A से B के बीच में मेरे पास एक बैटरी भी है, दिखा आपको बैटरी? स्पेस में सर तीन अगर मैं इसको मैं अगर लाइक कुछ दिख ही नहीं रहा, उसके लिए काजू बादाम खाना पड़ता है। घर पे बोलो थोड़ा सा, पापा को बोलो और पैसा कमाए, काजू बादाम लगेगा हमारे को, बिना उसके समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। What I mean to say is, we have got one string, another string, and the third plane, उस तरफ हमारे पास एक तीसरा, जैसे part of the circuit है, part of the branch है, जिसके अंदर हमारे पास ये बैटरी। Can you see? Are you getting the imagination of that? सर ये चीज और ये चीज सेम। ये जो पार्ट है आपका, ये क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस। सर आपका Q वाले रेजिस्टेंस से फ्लो करके किसमें आया करंट? S। Q और S, Q और S रेजिस्टेंस, Q and S दे आर इन सीरीज। अगर एक मैं बोलूं Q का वैल्यू 3 है, S का वैल्यू 5 है, तो क्योंकि वो सीरीज में है तो आपके 8 हो जाएगा ना सर। तो यहाँ पे ये Q और S का प्लस करके यहाँ पर आ गया। इसी तरह से A से B फ्लो किया, B से C फ्लो किया। सर A से B और B से C क्या बना? सीरीज। वो दोनों रेजिस्टर को मिला करके एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। एग्री? और तीसरा पार्ट ऑफ द सर्किट, तीसरा पार्ट कौन है? बैटरी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर के बीच में लूं, रजिस्टर के बीच में मुझे रजिस्टर के बीच में मुझे एक लूप दिखा। क्या रजिस्टर के बीच में एक लूप है? मैं थोड़ा इस तरह पाता हूं, इस रजिस्टर और इस बैटरी की बात करता हूं, उस रजिस्टर और उस बैटरी की बात करता हूं। क्या आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है? यहाँ पर पीछे की तरफ ये भी लूप है। रजिस्टर और बैटरी के अंदर भी एक क्या बन रहा है? ठीक, मैं इस तरफ आता हूं। लेट मी कम दिस साइड। उसको इंतजार कर रहे हैं कब सर वायर के अंदर बच के गिरेंगे, ये अपनी ताली बजाएं। इस तरफ एक प्लेन है, बैक साइड। उस बैक साइड पे जब मैं खड़ा होता हूं तो ये रजिस्टर और बैटरी के बीच में एक लूप है। यस और नो? आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ये आई थिंक ये बहुत आसान चीज है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं कि आप ऐसा कुछ करें। ये क्या है? There are 3 loops present in that circuit. Am I clear with that? No. Shall I repeat once again? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं पहले पॉज कर देता हूँ ताकि जो आदमी वीडियो देखे बोलेगा क्या करवासन चल रहा है। So, applying the Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage or Loops law on loop। चलिए लूप का नाम बताइए जिसके अंदर एक रजिस्टर भी हो और एक बैटरी भी आ जाए। अगर मैं कहूँ A, B और C, A, B, C, A, मैंने कहा A, B, C और A।
अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। आप कह रहे हैं कि डी से कोई करंट लीक नहीं हुआ बिकॉज द सर्किट वॉज बैलेंस। कौन आ रहा है यहाँ पर, कौन आ रहा है यहाँ पे करंट? यहाँ से अगर कुछ बाहर ना निकले तो यहाँ पर कौन फ्लो होगा? दैट्स व्हाई वी हैव रिटन I1 बिकॉज द सर्किट वाज बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होता तो यहाँ पर I1 नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ से निकल चुका होता। ठीक है सर। अब इस सर्किट के अंदर आपने बोला सर I1, ओके I1 लिया। I1 लिखने के बाद आप क्या करते हैं सर? रेजिस्टेंस। कौन है रेजिस्टेंस? क्या आपको Q का वैल्यू पता है? क्या वैल्यू है? 19946.5। डेसिमल, आई थिंक टेक्स्ट बुक में उस डेसिमल को अवॉइड किया है। 6 को डायरेक्ट 7 कर दिया, 47 कर दिया। हम भी वही करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, ठीक है? वरना हम लोग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के अंदर फंसे रहेंगे। 1994 आप 6 लिखेंगे तो भी ओके और 7 लिखेंगे तो भी ओके, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, 0.02 ज़्यादा है। ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। I1 बराबर है I1 मल्टीप्लाई S रेजिस्टर ना 4400, ओके 4400। जब आप A से B आ रहे थे, क्या आप करंट के सेम डायरेक्शन में थे क्या अपोजिट में? सेम डायरेक्शन तो ठीक। ये आप सर यहाँ तक आए, यहाँ तक आए। अब जब आप C से A को कंप्लीट करोगे बीच में कौन आ? आप A से D से C आ चुके हो ना बेटा? A से D से C आप आ चुके हो। बैटरी आ रही है। अब आप A D C आप कर चुके हो। अब आप C से कहाँ जाओगे? जब आप C से A जाओगे तो कौन किसको मीट करोगे? 30 वोल्ट का बैटरी। बैटरी को जब आप क्रॉस कर रहे हो तो आप चढ़ाई चढ़ रहे हो कि उतर रहे हो? तो आप क्या करेंगे? प्लस E इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं I1 जो कि दोनों नेगेटिव है, मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, बात खत्म करता हूँ। एग्री? तो 1947 माइनस बाहर निकाल चुका हूँ, प्लस 19947 ना 19947 4400 प्लस E, द वैल्यू ऑफ E इज 30 वोल्ट्स। क्योंकि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात ये चलेगी सर, इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, 9 4 13 बन गया, 1 5 5 और 9 ये 14 और 1 2 2 4 3 4 7। यहाँ पर क्या भाई साहब? प्लस 30 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव का जो क्वांटिटी उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैं 30 को यहीं पर रखता हूँ और I1 इंटू 2 4 3 4 7, ये 2 4 3 4 उधर लेके चले जाता हूँ। तो I1 का वैल्यू मुझको आ चुका है 2 4 3 4 7, जो कि आई थिंक डेसिमल में काफ़ी छोटा वैल्यू आने वाला है। बट एनीवे हमने I1 का वैल्यू पता कर लिया। हमने किसका वैल्यू पता किया सर? I1 का वैल्यू पता किया। सर क्यों इतना टाइम पास चल रहा है, क्यों I1 का वैल्यू पता किया? उसकी वजह ये थी, अगर आप ध्यान से समझो, देखो ये बैटरी का जो लोअर टर्मिनल है, मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कंसेप्ट दे सकूँ। ये 30 क्या दिया हुआ है? वोल्टेज डिफरेंस। 30 वोल्ट, ये क्या दिया हुआ है? वोल्टेज डिफरेंस। अगर मैं बोलूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं बोलता हूं वोल्टेज एट पॉइंट C इज 10, तो वोल्टेज एट पॉइंट A शुड बी 40, इट शुड बी 40, ताकि दोनों का डिफरेंस क्या बन सके? 30 बन सके। अरे गेटिंग द आइडिया? एट व्हाट लेवल दिस पॉइंट इज आई डू नॉट नो, द ओनली थिंग आई नो कि इस लेवल से ये लेवल कितना ऊपर है। हमको हमेशा डिफरेंस पता होता है, हमको किस लेवल पे वो एग्जैक्टली एक पॉइंट है वो हमको कभी पता नहीं चलता। ठीक है, हम लोग ये इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं, इस चीज़ को यहीं पर दबाते हैं। मैं अगर इसको बोलूँ सर ये 0 है, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? इसको 30 बोलना पड़ेगा। दैट मेक सेंस? क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस मेरे को बता चुका है। कितना बता चुका है? अब देखो क्या होता है, जब भी मुझे हाइट नापनी होती है तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मैं वहाँ से नापना शुरू करता हूँ। तो कन्वीनियंट, अगर मैं इसको बोलूँ 10, फिर इसको बोलूँ 40, फिर बोलूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस 30, तो ये इनकन्वीनियंट हो जाता है। हम लोग हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं सर? 0 से। क्यों? 30 दिया है, ये 0 तो ये अपने आप क्या बनेगा? 30। इट मेक्स मोर सेंस। इंस्टेड ऑफ 10 and 40, इंस्टेड ऑफ
50 एंड 80 इंस्टेड ऑफ 100 एंड 130 आप 0 और 30 बोल दो तो ज्यादा बात समझ में आने वाली होगी। एग्री? आप उन्होंने बोला कि वोल्टेज एट पॉइंट सी 0। अब बात क्या बनी सर कि सी से डी तक आओ। सी से कहाँ आओ? सी से डी। सी से डी में आपको क्या दिख रहा है बेटा? Ohm's law, Ohm's law in branch CD। जरा ध्यान से देखो, ब्रांच CD में Ohm's law लगा हुआ है। Ohm's का क्या लॉ है? V is equal to I। ओके, V is equal to IR। What is V? वोल्टेज का डिफरेंस। कहाँ से कहाँ तक का डिफरेंस? कहाँ से कहाँ तक किया मैंने? C से D। तो बोलूँगा सर वोल्टेज बिटवीन CD, C और D के बीच में करंट कौन फ्लो हो रहा है? I1 फ्लो हो रहा है। ओके, नहीं I1 है। आपने लिखा नहीं। अच्छा लिख देते हैं भाई साहब, लिख देते हैं, गुस्सा मत हो। C से D रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? 4004। तो जिसको हमने S से एब्रिविएट किया, यस और नो? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वोल्टेज ऑफ CD। क्या मुझको I1 का वैल्यू पता है? कितना वैल्यू बेटा? 30/243437 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, दैट इज 4400। ओके, अब मैं इस V ऑफ CD इस वोल्टेज को मैं नापता हूँ। इसका वैल्यू कितना आने वाला है बेटा? इसको हम लोग ब्लॉक टेबल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम थोड़ा बचाते हैं। मुझे वैल्यू थोड़ा देख करके बताओ कि V जो आपको वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज कितना है? That value of the voltage is turns out to be 24.58 volts। जरा ध्यान से समझो, आप ध्यान से समझो। जब मैं कहता हूँ वोल्टेज CD, मतलब C से D के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस कितना आया बेटा? 24.58। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इस वक्त इसको 24 बोलता हूँ। यानी अगर मैं यहाँ से 0 स्टार्ट करूँ तो ये कितने पर है? 24। अच्छा, ये 24 पर है। फिर यहाँ से जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो कितना और फर्क लूँगा? 6। यहाँ से यहाँ तक 24 का फर्क और यहाँ से यहाँ तक 6 का फर्क, ताकि टोटल फर्क कितना आ जाए? 30। एग्री ऑन दैट? इसको मैंने यहाँ तक रखा। मैंने बोला सर C से स्टार्ट किया जाए तो D का जो पोटेंशियल है वो 24, यानी C अगर मेरा ग्राउंड फ्लोर पर है तो मेरा D का जो हाइट होगा, जो वोल्टेज होगा, वो कितना होगा? 24.5। सेम कथा, ये सेम कथा हम लोग किसके साथ रखेंगे? हम कहेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप। अब आप लूप क्या लेंगे? A B C A। आपने कहा A B C A। अब जरा ध्यान से देखिए, पे अटेंशन प्लीज। जब आप A से B आते हैं, करंट कौन है सर? I2। रजिस्टर P। क्या आप करंट के साथ चल रहे हैं? माइनस। फिर उसके बाद कौन आए? B से C आएगा ना बेटा। करंट कौन है? I2। करंट है I2 मल्टीप्लाई रजिस्टर कौन है? R। क्या आप करंट के साथ चल रहे हो? ठीक है। आप A से B आए, B से C आए, आप C से A पर लौटोगे बैटरी के थ्रू। बैटरी में जब आप चल रहे हो तो आप चढ़ाई चढ़ रहे हो। आपने क्या बोलना है? प्लस पर, अच्छा ये बोल देते हैं, वहां पे हमने ये लिखा था ना, प्लस E इज इक्वल टू 0। सर I2 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है। I2 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है। क्या मुझे P का वैल्यू पता है? कितना बेटा? 1360 माइनस I2 का वैल्यू नहीं पता। R का वैल्यू पता है बेटा? कितना है? 300 प्लस E 30 इज इक्वल टू 0। सर माइनस I2 में कॉमन लेता हूँ। माइनस I2 मैंने कॉमन लिया। 1360 प्लस 300 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। माइनस I2 1360 प्लस 300 1660 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 को यहीं पर रखता हूँ, इज इक्वल टू 1660 मल्टीप्लाई बाई I2। माइनस कम आ गया तो प्लस। अगले स्टेप में 30 डिवाइड बाई 1660 इज इक्वल टू
I2 मैं इस वक्त I2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो फ्रैक्शन में आने वाली है उस पर मुझे कोई वो नहीं, मैं फ्रैक्शन में मुझे सॉरी जो डेसिमल में आने वाली है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं फ्रैक्शन में भी पूछूं 30/1660। मैं ये बोल रहा हूँ सर, फिर से वही बात करते हैं। अगर मैं मुझे ये मालूम पड़ चुका है कि I2 का वैल्यू कितना है, ये I2 का वैल्यू मुझे पता चल चुका है। अब मैं सेम चीज रिपीट करूंगा। क्या चीज रिपीट करूंगा? ओहम्स लॉ। ठीक है, मैं लिखता हूँ ओहम्स लॉ इन ब्रांच आप गेस करो मैं कौन सी ब्रांच लेने वाला हूँ? BC या BC कहो या CB कहो, मैं थोड़ा केयरफुल रहता हूँ, मैं CB कहता हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार क्या कहा था? CD, तो थोड़ा मैच करने में आसानी होती है, मैं कहता हूँ CB। हालांकि मैं BC भी कह सकता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। CB, जब आप CB ब्रांच लेते हैं, CB ब्रांच पे ओहम्स का लॉ लगाते हैं। ओहम्स का लॉ क्या है सर? V is equal to IR। What does V represent? Voltage difference। सर C से B, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C से B का वोल्टेज डिफरेंस। I कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। R रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, और वहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को R से ही बताया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं I2 का वैल्यू लिखते हैं सर। I2 का वैल्यू क्या है? 30/1660 मल्टीप्लाई बाई R, जिसका वैल्यू कितना बेटा? 300। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक राउंड फिगर अपने दिमाग में जरा लो आप, अगर मैं इसको सॉल्व भी करना चाहूँ तो ये 0 और ये 0 गायब कर देते हैं, बराबर ना? और क्या हो गया अपने पास? ये 300 ये 300, मैं देता हूँ 900 डिवाइड बाई 166। It's totally okay. Totally okay. Whether you go from A to I can say A to B or from C to D doesn't matter. ये 9 डिवाइड बाई 660 हमने C से D लिया हुआ है, ठीक है? C से B हम लोग जा रहे हैं। हाँ बच्चा, हाँ मैंने बोला हूँ। फिर से बोलो बेटा। आपने जो CD की वैल्यू ली है ना, CD की वैल्यू, ऊपर वाली वोल्टेज की, हाँ वो एक्चुअली में 80 की लग रही है। हाँ, यही तो गड़बड़ हुआ। यस। इसका आंसर 2458 नहीं आएगा। यस, आई गॉट दैट पार्ट। थैंक्स। वी आर नॉट गोइंग टू इन टेक्स्ट बुक वी हैड मूव फ्रॉम A to D, और यहाँ पर हम लोग किससे मूव कर रहे हैं? C to D। तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू मैच नहीं करना, हमारा वैल्यू अलग अलग रहने वाला है, ठीक है? कोई मुश्किल की बात नहीं, हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। डू एनीवन हैव कैल्सी, ताकि हम लोग थोड़ा फटाफट इसको खत्म करें। नहीं थोड़ा मेहनत कम करते ना, फटाफट खत्म करते हैं। मुझे कैल्सी में इसका वैल्यू निकाल के दो। डू एनीवन हैव कैल्सी, प्लीज या टेक इट आउट। थर्टी को 4400 से मल्टीप्लाई करके 24347 से डिवाइड। और गिव मी दैट कैल्सी प्लीज। मतलब लोग कैसे डिवाइड करते हैं, मैं टेंशन में। 30 मल्टीप्लाई 4400 डिवाइड बाई 24347। द आंसर इज कमिंग 5.4216। यहाँ पर आते हैं हम लोग। वी हैव गॉट 900 डिवाइड बाई 166, इट इज 5.421 एंड सो ऑन। तो 5.42 here, 5.42 here. Okay? Now the conclusion of this discussion, आपको यहाँ पर दो वैरायटी मिल रही है, एक हमारा खुद का सॉल्यूशन, दूसरा टेक्स्ट बुक का। तो आप दोनों को रेफर कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। टेक्स्ट बुक में A से स्टार्ट करके D को नापा है, हमने C से स्टार्ट करके D को नापा है। ओके, नाउ फोकस हियर। बात ये चलेगी सर, जब आपने C को बोला 0, C को क्या बोला? C से आप D तक पहुंचे, C से आप D तक पहुंचे, C से आप G तक पहुंचे, तो आपका वोल्टेज कितना आया? यानी आप जिस हाइट पर हो, C से D का जो हाइट है वो 5.4 का। अच्छा, जब आप C से B पर जा रहे हैं तो हाइट कितने का? सर BB 5.4 पर है, DB 5.4 पर है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? यस, सो नाउ वोल्टेज डिफरेंस, सो वोल्टेज डिफरेंस between point B and D is equal to voltage of CD minus voltage of CB, which is equal to
सर वोल्टेज जीरो ये हमने पहले ही आपसे कह दिया था। उस वोल्टेज जीरो को बताने के लिए अगर ये सवाल आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप सीटी में तो ऑब्वियसली इतना सोल्यूशन नहीं करना, आपको पता है लॉजिक क्या है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वहां पे वोल्टेज का वैल्यू जीरो है, बात खत्म हो जाए। आर गेटिंग द आइडिया? हैव अ कॉपी ऑफ इट। So this meter bridge is the application or the basis of this meter bridge is on Whetstone bridge. Let me get you the picture of this idea कि ये Whetstone bridge कैसे है। इससे पहले जब आपने Whetstone bridge बनाया था, the figure was somewhat like this कि ये आपके पास एक रजिस्टर यहाँ पे था, फिर एक रजिस्टर यहाँ पे था, फिर एक रजिस्टर यहाँ पे था, एक रजिस्टर यहाँ पे था, बीच में आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था और यहाँ पर आपने इस दो कोने पे आपने क्या लगा के रखा था? बैटरी, वोल्टेज का एक डिवाइस लगा के रखा। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझें इस आर्टिकल को ध्यान से, अगर हम लोग देखें, देखो ये इस पार्ट को आप ध्यान से देखो। मैं नाम देते हुए चलता हूँ, मैं बोलता हूँ A, B और C and here A, D and C. You need to follow that those कैसे अल्फाबेट्स है। मैंने जो कहा सर A, ध्यान से देखना, A से B के बीच में ठीक है, A से B, मैं इस पॉइंट को B कहता हूँ। A से B के बीच में ये X का रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस। B पर जो मेरी बैटरी है, इस तरीके से आपने बैटरी लगाई थी ना बेटा, इस तरीके से बैटरी लगाई। B पर क्या थी? एक बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B से बैटरी का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आपको? ठीक। उस ही B से एक और रेजिस्टेंस निकला हुआ है। इस ही B से यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रिप है, दैट स्ट्रिप इज इंडिकेटिंग, मैं A से B आ चुका हूँ, अब मैं B से C लिख रहा हूँ बेटा, मैं B से C लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। B से C जो स्ट्रिप है वो एक रेजिस्टेंस दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उस तरफ चलते हैं। A से कहाँ पर है बेटा हम लोग? C। A से हम लोग आते हैं C पर। A से C के बीच में क्या है बेटा? वहाँ पर है रेजिस्टेंस। C पर कौन जुड़ा हुआ है बेटा? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो C पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम C से क्या निकला हुआ है? रेजिस्टेंस। तो C से I'm sorry, that was दो C हो गए, A, B, C. This was supposed to be D ना? I should mark this as D. So D से C तक एक और हमारे पास स्ट्रिप का पार्ट आ रहा है. This part of the strip is indicating what? Resistance. Am I clear with this? तो this diagram, दूसरी चीज A से C के बीच में क्या था सर? गैल्वेनोमीटर. तो A से C के बीच में मेरे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर. वो क्या था सर? वेटस्टोन ब्रिज. वो क्या था? ये क्या है? वेटस्टोन ब्रिज. इसका एप्लीकेशन. Yes. Meter bridge is a Whetstone bridge. Meter bridge is a Whetstone bridge. लेकिन यहाँ पर C से लेके D के बीच में रेजिस्टेंस कहाँ है? कहाँ पर? यहाँ पर. प्रैक्टिकली आप सोचो कि C से D and you are asking me from C to D ना? ये आप पूछ रहे हैं कि C से D, इसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो स्ट्रिप है ना बेटा, ये जो स्ट्रिप है, ये एक तार है. क्या ये? एक तार है. इस तरह से हमने एक तार लिया फॉर एग्जाम्पल. इस तार का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. दैट अगर मैं इस तार को दो टुकड़े में बांट लूं तो कुछ रेजिस्टेंस ये तार का हिस्सा देगा और कुछ रेजिस्टेंस तार का ये वाला हिस्सा देगा. तो वही काम हमने किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप है. स्ट्रिप का ये वाला पार्ट कुछ रेजिस्टेंस देगा, स्ट्रिप का ये वाला पार्ट कुछ रेजिस्टेंस देगा. अब हमने रेजिस्टेंस का हमने नोटेशन नहीं बनाया, रेजिस्टेंस का नोटेशन नहीं बनाया, पर कोई भी कंडक्टर आप ले लो, उस कंडक्टर के पास तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही. बराबर ना? तो मेन मुद्दा ये था कि पहले हम लोग ये मैप करें कि वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों एक ही चीज है. वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं. दोनों की शक्ल में फर्क है. ये कंसेप्चुअल डायग्राम, ये क्या सर? और ये एक्चुअल डायग्राम है, प्रैक्टिकल डायग्राम. इज इट गेटिंग क्लियर?
अब बात ये चलेगी कि वेटस्टोन ब्रिज की जब हम बात करते हैं तो वेटस्टोन ब्रिज में हमने P Q R S वेटस्टोन ब्रिज में हमने एक स्पेशल कंडीशन सीखी थी। हाँ। क्या सीखा था? बीच से कोई भी करंट नहीं पास होना। कि अगर यहाँ से कोई करंट पास ना हो उस वक्त P by Q बराबर होगा R by S। ओके, on the condition that the circuit is balanced, agree or not? अब क्या होता है कि जो मीटर भी, इसका नाम मीटर क्यों रखा गया? मीटर का क्या मतलब होता है सर? मीटर का क्या मतलब होता नाप है वो। है? नाप। यस, मीटर का मतलब नाप। मीटर का मतलब सवाल है कि किस चीज का नाप? वायर का। मेरा जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड नापता है, वोल्ट मीटर वोल्ट नापता है, एम मीटर एम्पियर नापता है। और ये किस चीज का नाप? मीटर मतलब कुछ ना कुछ तो नाप देने वाला है, किस चीज का नाप देगा? तो सर अगर मैंने आपको ये एक तार का छोटा सा हिस्सा दिया और बोले बेटा इसका रेजिस्टेंस निकालो, यू शुड हैव सम डिवाइस, यू शुड हैव सम मीटर जो नाप के आपको बताए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। एग्री और नॉट? तो ये काम कौन करने वाला है? मीटर ब्रिज, जो कि किसका एप्लीकेशन है? वेटस्टोन ब्रिज। एग्री और नॉट? आर यू गेटिंग द आइडिया? मीटर ब्रिज क्या मीटर करेगा? मीटर ब्रिज क्या नापेगा? रेजिस्टेंस नापेगा। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा R। R का यूजुअली R किसके लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस। तो सर दिस R इज अ रेजिस्टेंस, अ नोन रेजिस्टेंस। ये R क्या है सर? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन नहीं, अ नोन रेजिस्टेंस। सो दिस R इज अ नोन रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस आपको पता है। हमने 11th क्लास में रजिस्टर का कलर कोड पढ़ा था, याद है? रजिस्टर का हमने कलर कोड पढ़ा था कि ये सर ये कलर रहेगा तो इसका क्या रेजिस्टेंस आता है, हमने कैलकुलेशंस किए थे। राइट नाउ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम लोग उस आर्टिकल पे जाएं, बस समझना ये कि सर रजिस्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। एग्री? ये जो X है ये एक ऐसा रजिस्टर है जो आपको पता नहीं है, ये अननोन है, यानी उस पर कोई कलर कोड नहीं है। ये कंपनी में जस्ट बना है और अभी तक इस पर कोई कलर कोड लगाया हुआ, जब मैं जानूंगा तब मैं कलर कोड करूंगा। अरे गेटिंग द आइडिया? ऐसे ही बनाते साथ तो नहीं मालूम पड़ेगा मेरे को, है ना, कि भाई इसका क्या, खुद ही बोलेगा मैं 500 की, ऐसा तो नहीं बोलेगा, उसके पास जुबान तो है नहीं। तब वो क्या करना पड़ेगा? पहले मीटर करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब मीटर करने का? नापना पड़ेगा। यस, रेजिस्टेंस नापना। अब यहाँ पे होता क्या? किस्सा क्या? किस्सा ये है कि B से लेके D ये एक पट्टी होती है, स्केल, लिटरली एक स्केल की पट्टी होती है। आपने देखा होगा जो टेलर्स होते हैं और जहाँ पे उनके पास एक येलो कलर की बड़ी सी स्केल होती है ना, 1 मीटर की स्केल होती है, 1 मीटर की स्केल होती है। तो यहाँ पर B से D ये 1 मीटर की स्केल होती है, 1 मीटर की, उस पर 1 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का। ऐसा आप पकड़ के चलो कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई मैं वायर लगा दूँ अपनी पट्टी पे तो वायर की लंबाई भी कितनी होने वाली है? 1 मीटर। बात खत्म। अच्छा, अब क्या होगा कि 1 मीटर जो है या फिर 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। B से लेके C तक अगर मैं कहूँ 30 सेंटीमीटर है तो C से लेके D तक 70। बहुत आसानी से आपने बता दिया, क्योंकि मैंने स्केल लगा के रखी है। तो स्केल के अंदर तो मार्किंग होती है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10, 20, 30। क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर तक है तो आपने इसको जॉकी बोलते हैं। ये जो आपका पार्ट है इसको क्या बोलते हैं आप? जॉकी। ये आपके पास इस तरीके से स्टाइलस की तरह होता है, स्टाइलस की तरह होता है। यहाँ पर वायर जुड़ा हुआ होगा और ये जॉकी को आप यहाँ पे कहीं पे भी आप रख सकते हैं। जहाँ पे भी आपने रखा वहां पर आ गया मेरे पास पॉइंट C। जहां पर आपने जॉकी को टच किया वहां पर क्या बन गया? पॉइंट C। जॉकी को टच करना B से D को 2 भाग में बदल देता है। जॉकी को जैसे ही आपने टच किया तो एक C पॉइंट, जब मैं जॉकी को उठा के रखूंगा तो पॉइंट C है ही नहीं, पॉइंट C। अगर मैंने कोने में कर दिया तो मालूम पड़ा भाई B से D, C वाला पॉइंट D वाले के साथ कोइंसाइड होगा। एग्री? 2 लंबाई बची ही नहीं, एक ही लंबाई हुई। अगर मैं बोलूँगी नहीं दूसरी लंबाई बताओ तो आप बोलेंगे 0, बात खत्म हो गई। एग्री और नॉट? अब बाकी चीजें की सब जो पॉइंट C है B से लेके C तक, क्योंकि ये एक तार है, क्योंकि क्या ये तार का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है।
तो मैं अगर रेजिस्टेंस ऑफ बी से सी निकालना चाहूँ, रेजिस्टेंस का आपने 11th स्टैंडर्ड में एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, इट वाज रो एल बाई ए। क्या आपको ये फॉर्मूला देख के याद आ रहा है कुछ? आप देख लो। इट्स रो एल बाई ए। हमने कहा था जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई होता है, रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दोनों को मिला के जब आपने लिखा तो आपने कहा एल बाई ए। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, तो आपने कहा रो एल बाई ए। इस रो का नाम आपने रखा था रेजिस्टिविटी। रो का नाम क्या रखा था आपने? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ बीसी इज रो एल बाई ए। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। अगर मैं कॉपर का तार लूंगा तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, अगर मैं एक एल्यूमिनियम का तार लूंगा तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। अब ये एल जो है मेरा बच्चा, बी से लेके सी, ये लंबाई क्या बता रही है? बी से लेके ए क्या बता रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर। अच्छा, अगर मैं आर सी से बी तक का रेजिस्टेंस पकड़ूं, सी से डी तक का रेजिस्टेंस पकड़ूं, मैं क्या फॉर्मूला लिखूं? रो एल अपॉन ए, रो एल बाई ए। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। व्हाट इज एल? लेंथ। कहां से कहां तक? सी से डी तक। एरिया, पिछली बार भी एरिया आपने ए लिखा, दूसरी बार भी एरिया आपने ए लिखा। क्या दोनों एरिया सेम है? कैसे सेम है सर? एक ही वायर है ना, वो एक वायर तो एक एरिया। अगर अलग अलग वायर होते तो मुझे A1 A2 लिख के बताना पड़ता कि दोनों अलग है। रेजिस्टिविटी भी एक ही होगी क्योंकि एक ही तार है। कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ली जाती है, जैसे हम लोग। तो रो का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे रो 1 रो 2 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ रो लिखा। लेकिन जब आई बात लंबाई की, मैंने स्पेसिफिकली एल बी सी और एल सी डी लिखा, क्योंकि हर बार एल से बी से सी और सी से डी अलग अलग हो सकता है। और अगर मैं 50 पे रख दूँ तो 50 इधर 50 इधर सेम भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ केस। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार सेम हो? अलग अलग भी हो सकता है। तो हमने एल बी सी और एल सी डी लिख दिया। अच्छा, अब बात ये बनेगी बच्चा, अब बात ये बनेगी कि अब इस कहानी को आप समझो कि मैंने आपको एक रजिस्टर दिया, क्या किया मैंने आपको एक, और कहा कि बेटा इसका मुझे रेजिस्टेंस नाप के बताओ, इसका रेजिस्टेंस आप नाप के आप मुझे बताओ। तो अब क्या होगा कि मेरे पास ये मीटर ब्रिज रखा हुआ है मेरे पास। ओके, आई नो दिस इज माय मीटर ब्रिज, दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेटस्टोन ब्रिज। ओके, मैंने एक नॉन रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया। मैंने क्या किया? एक नॉन रजिस्टर मैंने लगा दिया। नॉन रजिस्टर लगाने के बाद मैंने क्या किया? मैं अपने जॉकी को उठा के मैंने एक जगह पे टच किया। जब मैंने जॉकी को टच किया तो मेरे पास एक ब्रिज बन चुका है। एग्री? हमारे पास एक ब्रिज बन चुका है। जब मैंने इसको टच किया बेटा तो यहाँ पर एक ब्रिज बन चुका है। Isn't this strange? चलो इसको बाद में देखते हैं। सॉरी, अब मेरे पास एक लिमिट है कि मैं यहाँ से यहाँ तक कितना चल सकता हूँ, उसी में निपटाते हैं। अब बात ये चलेगी कि ये ब्रिज बैलेंस हो भी सकता है, बैलेंस अगर बैलेंस नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा बैलेंस नहीं है? वहाँ से करंट पास होगा ब्रिज से करंट पास। तो ये जो एरो है, दिस एरो विल गिव मी द रीडिंग। तो मैंने अपने जॉकी को एक जगह पे टच किया, और जॉकी को एक जगह पे टच करने के बाद मुझे अपने गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट दिख रहा है। मैंने क्या किया? धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लंबाई चेंज करूंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बदलेगा, आर बी सी बदलेगा, आर सी डी भी बदलेगा। ठीक है, मैंने अपना जॉकी यहाँ पर रखा और मैं धीरे धीरे बदल रहा हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर हल्का हल्का क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा गैल्वेनोमीटर क्या रीड कर रहा होता है? 0। जैसे ही मेरा गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता है, जैसे ही 0 रीड करता है, मुझे क्या समझ में आना चाहिए?
The circuit got balanced. And I know if the circuit is balanced, there is some condition for that. What is the condition? The ratio of the resistors will be same. अब यहाँ पे मुझे जरा वो condition बता सकते हैं आप? For balanced circuit, चलिए बताइए. x by r. X by R. सर यहाँ पे आपने लिखा था P Q R S, आपने ऐसे किया था ना सर? आपने कहा था जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में हो, आजू बाजू में दिख रहा है आपको? ये गैल्वेनोमीटर है, आजू बाजू दिख रहा है आपको? तो आप क्या बोलेंगे? X by R is equal to c by c. नहीं, भाई B से लेके C तक के रेजिस्टेंस को क्या कहा है आपने? हाँ, गधे की तरह देख रहे हैं. और RC. Isn't it? ये आपने कब लिखा है? जब आपको क्या पता है? The circuit is. आपको कैसे मालूम पड़ा सर्किट बैलेंस? क्योंकि वो 0 पे आया ना जॉकी. अपने आप आ गया? नहीं आया. आपने लाया, यानी आप जॉकी को ऐसे से चला रहे हो और गैल्वेनोमीटर को देख रहे हो. गैल्वेनोमीटर पहले कहीं पे भी रहेगा, आर गेटिंग आइडिया? वो कुछ ना कुछ आपको रीडिंग बताते रहेगा और आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते एक जगह पे ऐसे पहुंचे जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है? 0. दैट्स इट. जब आप उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि स्केल तो बनी हुई है ऑलरेडी, बनी हुई है, तो यहाँ पर कितनी लंबाई और यहाँ पे कितनी लंबाई बची, वो दोनों भी आपको पता है. Isn't it? भाई ये स्केल है कितने सेंटीमीटर की? तो अगर आपका जॉकी यहाँ पे बता रहा है मुझको 40 मिसाल के तौर पे, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर कितना बचा? 60. अब बात क्या चली कि सर जो RBC है, जरा उसका फॉर्मूला बताओ बेटा. क्या है RBC का फॉर्मूला? क्या है? रो L बाई A. यहाँ पर आओ. RCD रो L बाई A. सर ये जो रो है, रो से कैंसिल, एरिया से कैंसिल. एग्री? X बाई R. तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बचा. क्या बचा? X बाई R इज इक्वल टू LBC डिवाइड बाई LCD. अच्छा, अगर आपका LBC 40 हो तो LCD, अगर मैं इसको 100 माइनस 40 लिख दूं चलेगा? अगर ये 30 हो तो ये 100 माइनस 30. अगर ये 10 हो तो 100 माइनस 10. यानी मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ. I can make it instead of writing in this way, I can write LBC divide by 100 minus LBC. LBC divide by 100 minus LBC. ठीक है. This is my X by R. अब ध्यान से समझो. आप जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना सर, तो उस टाइम पे उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको क्या क्या पता है, जरा आप वो समझो. जब आपका सर्किट बैलेंस हुआ, आपका गैल्वेनोमीटर 0 रीड किया, आप अपनी स्केल पर कहाँ हो आपको पता है? आपने किसकी वैल्यू रखी? LBC की. आपने LBC की वैल्यू रखी. LBC की वैल्यू ऊपर भी रखी. LBC की वैल्यू मैंने क्या कहा था R के बारे में? सर आपका R भी नोन है. जब आपको ये सारी चीजें पता है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे, क्या मालूम पड़ेगा? अननोन. So this is the application of what? Meter bridge, which is basically an application of what? Whetstone bridge. अगर वेटस्टोन पता है कि वो क्या करता है, तो ही समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है. एग्री और नॉट? पक्का? अब आप कॉपी ऑफ उसका डेरिवेशन है. now another application of the meter bridge or the Whetstone bridge is to calculate the resistance of galvanometer. As in this picture you can see, we have got this galvanometer installed right in between the bridge. उस ब्रिज में जो G है, वो G क्या बता रहा है? Resistance of what? Galvanometer. What is the galvanometer? Ammeter. What it does? It measures the current. That's it. Now अगर आपको इस पूरे सर्किट को समझना है, या फिर जब आपने वेटस्टोन ब्रिज का इवैल्यूएशन किया, या फिर आप जब कैसे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरा G का वैल्यू कितना है. सो इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ G,
द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त अच्छा इस पूरे आर्टिकल के अंदर हमने क्या सीखा, हम क्या पता कर रहे थे बेसिकली इस आर्टिकल, अननोन रेजिस्टेंस विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे जो रेजिस्टेंस निकालना है वो किसका निकालना है, गैल्वेनोमीटर का। तो मैंने उठाया अपने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर डाल दिया, और उधर क्या रहेगा? इतना समझिए आप। अरे अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना हम लोग। मुझे गैल्वेनोमीटर का क्या चाहिए सर, रेजिस्टेंस। मैंने गैल्वेनोमीटर को उस जगह पर लगाया जहाँ पर मैं अननोन रेजिस्टेंस लगाता था। एग्री, यानी मैंने एक गैल्वेनोमीटर उठाया जिसका जो मेरे को क्या बताने वाला है, करंट, उसका क्या रेजिस्टेंस है मेरे को पता नहीं, मैंने उठा के उसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया जहाँ पे मैं क्या रखता था, अननोन रेजिस्टर। इज दिस आइडिया क्लियर? ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उठाया अपना जॉकी, वी टूक अवर जॉकी लाइक दिस। इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस मेरे पास जो जॉकी है, मैं इस पूरे जॉकी को हटाता हूँ, पिक्चर से ही निकाल दिया। आप तरीके को समझो, एप्लीकेशन समझो। यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है सिर्फ, और इस डिस्कशन के बेस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इस वक्त मेरे पास एक सिंपल सर्किट है, दिख रहा है आपको, एक सिंपल सर्किट कि भाई अगर बी से करंट स्टार्ट होता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से है, जैसे मैं एक यहाँ से एक रास्ता बना दूँ, जैसे अब चेक, ये रास्ता बी और डी के बीच में, देखो बेटा, बी और डी के बीच में, बी से डी पे ये एक रास्ता है, ये इस तरीके से एक रास्ता है, बीच में आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, मैंने वो सारे नहीं बनाए, मुझे उस तरफ उसका मुद्दा नहीं है मेरा, मैं बस बोल रहा हूँ बी से डी का एक रास्ता, फिर बी से डी का एक सीधा रास्ता, और बी से डी का एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, EMF और द बैटरी। ये द सेम थिंग इज देयर। ओके, ये सारे अंदर रेजिस्टेंसेस है, क्या मसला है, कहाँ पर बेटे? हाँ ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रेजिस्टेंस, हर वायर का अपना रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, वो तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे दर्शाना ये था कि 3 रास्ते वहाँ पर हैं, यहाँ पे 3 रास्ते दिखे आपको। बस इस वक्त ये जो बिल्डिंग ब्लॉक मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए ये ज़रूरी था कि आप 3 रास्ते पहले समझ लें। अब जब करंट निकलेगा, बैटरी से करंट निकलेगा, ये करंट निकल के कहाँ पहुँचा सर, बी पर जब वो आएगा उसके पास 2 रास्ते हैं, एक बी से डी जाए और दूसरा बी से ए से होते हुए डी जाए। एग्री? जब ये बी से, चलो मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे जो करंट है ये जो आई है उसका वैल्यू मैं बोलता हूँ सर 10। कितना वैल्यू बोला बेटा? 10। अब क्या होगा, कुछ हिस्सा I1 यहाँ से फ्लो होगा और कुछ हिस्सा I2 यहाँ से फ्लो होगा। डू यू एग्री ऑन दैट? क्या आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं सर वो 5 और ये 5 रहेगा एग्जैक्टली? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि I1 की वैल्यू मुझे मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? कैसे मिलेगी? क्या मुझे I1 की वैल्यू मिल सकती है? कैन आई गेट विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स, विदाउट डूइंग एनी फिजिक्स? आई से, अच्छा आई से माइनस करेंगे, आई से क्या माइनस करेंगे? तो I2 तो पता नहीं ना, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर तो लगा हुआ है। सर I1 ये हो सकता है I2 माइनस I1, I2 माइनस I2 माइनस I। हाँ, तो I2 नहीं पता है ना मेरे को, तो छोड़ दें। 10 है, चलो 8 ले लेते हैं। आप थोड़ा सा काजू बादाम खाएं, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप क्या खाएं, काजू बादाम खाएं, दिमाग की बत्ती जलाएं। मेंटोस खा लें या तो फिर कहीं से दिमाग की बत्ती। ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा है, जीरो रहेगी। ये क्या लगा हुआ है, ये क्या करता है, करंट क्या बताता है ये? तो जब ये I1 यहाँ से फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर कुछ बताएगा नहीं तुम्हारे को। बताएगा। बस मैंने कहा जब मैथमेटिक्स नहीं करता, आप गैल्वेनोमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ तो रीडिंग देगा ना। आप वही बता रहे थे, आप कुछ और बता रहे थे, आप बोल रहे थे गैल्वेनोमीटर लगाना है बीच में ना, हाँ लगा हुआ है वो। गैल्वेनोमीटर इज एन एमीटर, सिंपल। जब इसमें से I1 पास होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसा तिरछी जाकर के कोई ना कोई नंबर तो बताएगी ना तुम्हारे को, यस और नो? मान लो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है
उसने आपको बताया कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज I2? 7। बात खत्म हो गई। जब ये यहाँ से 3 एम्पियर का करंट और यहाँ से 7 एम्पियर का करंट यहाँ पर आएगा, इस जंक्शन डी पर आएगा, दोनों कंबाइन होगा। 3 और 7 कितना बना? 10। और लौट के अपनी कहाँ पर आ गया? बैटरी में। बात खत्म हो गई। इतना आइडिया लगा आपको? ठीक है। यू नोटेड द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपने गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या कर लिया? नोट कर लिया कि भाई साहब कितना 3 एम्पियर दिखा रहा। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में आप किस तरीके से करने वाले हैं। कॉलेज में ये प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, अगर ठीक ठाक कॉलेज है तो वहाँ पे आप, क्योंकि आपको थियरी नहीं पता है। आप एक बात को हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपके केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो, चाहे आपके फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, अगर आपको थियरी नहीं पता बैकग्राउंड में तो आप प्रैक्टिकल कुछ भी कर लें, आप क्यों कर रहे हैं वो आपको नहीं समझेगा। आउटकम क्या आ रहा है आपको वो भी नहीं समझेगा कि ये आउटकम, मुझे जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, आपको कभी नहीं समझेगा। सबसे पहला काम प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ था। क्या था? ये क्या था? जॉकी। मैंने जॉकी हटा दी। मेरा सर्किट बन गया एक सिंपल 3 ब्रांच सर्किट। एग्री? उस 3 ब्रांच सर्किट में मेरे गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास हो रहा है वो मेरे को पता है। मैंने क्या किया? उसको नोट कर लिया। अब मैंने क्या किया? अगले स्टेप में मैंने अपना जॉकी उठाया। ये एक्चुअली जॉकी को हटाना नहीं था, जॉकी वहीं पर लगे रहती है, बस जॉकी को हम उठा के ऐसे ऐसे कर देते हैं, यानी हमने जॉकी को हटा दिया ना। जॉकी टच ही नहीं है। जॉकी ऐसा एक स्टाइलस की तरह होता है, उसमें ऐसा तार जुड़ा हुआ रहेगा, ये तार है। अब मैंने अगर ये पट्टी पे रख दिया तो सर्किट बन गया, और पट्टी से उठा लिया तो सर्किट पे लगा ही नहीं है, वो हवा में है ना बेटा। आर यू गेटिंग द आइडिया? तो अब बात ये चलेगी, इस वक्त मेरा जॉकी, जब मैं बता रहा हूँ आपको करंट फ्लो हो रहा है, भाई ये तो ओपन है ना सर्किट, यहाँ पे करंट आएगा क्या? नहीं आएगा सर। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जब तार के ऊपर बैठते हैं, रेलवेज़ के या आपके डिस्कॉम के तार, उनको झटका नहीं लगता, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पर होते हैं, लो पोटेंशियल पर उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रीशियन जब काम कर रहा होता है, ही ऑलवेज एडवाइज्ड कि आपका जो पैर में चप्पल होना चाहिए, रबर की चप्पल होना चाहिए, ताकि अगर मेरे बॉडी में करंट फ्लो करे तो ग्राउंड, जिसका वोल्टेज 0 माना जाता है, अगर ग्राउंड से मेरा डिसकनेक्शन हो जाए, ग्राउंड से मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो, तो भले से मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आया, मेरे बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगा। अब घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, है ना, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो, आपने देखा होगा, आपने जब आपका जो लाइटर होता है गैस का, आप देखो जब उसको आप करते हो, टॉर्च दबाते हो तो चिंगारी आपको दिखती है। What are those? Those are the charged particle, those are the electrons. हाई वोल्टेज अगर होगा तो एयर में से भी करंट पास होता है। अगर वोल्टेज हाई हो गया तो एयर में से भी करंट पास होता है, रबर में से भी पास हो जाएगा। इन केस इफ द हाई वोल्टेज लाइन यूज टू गेट्स ऑन द फ्लोर, अगर ज़मीन के ऊपर हाई वोल्टेज लाइन पकड़ गई और आप वहाँ पर 2 कदम आपने रख दिया, दोनों कदम रखा, आप फ़ौरन मर जाएंगे। द ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल इज टू स्टैंड ऑन अ सिंगल फीट। जितनी देर आप एक पैर पे खड़े रह सकते हैं उतनी देर तक आप बचे हुए हैं। इफ़ द फायर ब्रिगेड कम्स ही ओनली एडवाइज यू कि बेटा एक काम करो, जितनी देर तक एक टांग पे खड़े रह सकते हो उतनी देर तक खड़े रहो। जैसे ही दूसरी टांग रखी, द सर्किट गेट कंप्लीट्स। एक टांग से आपके करंट घुसेगा, दूसरे टांग से निकलेगा, और फौरन विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका पूरा ब्लड बॉयल ऑफ हो जाएगा, पूरा ब्लड बॉयल ऑफ होगा। जो जान बचेगी तो बचाने का सिर्फ एक तरीका, दोनों टांग काटनी पड़ेगी। जहाँ से करंट घुसा, जहाँ से करंट निकला, वो पूरा आपका बॉडी पार्ट डिस्कार्ड करेगा, वो पूरा बॉडी पार्ट सड़ना शुरू होगा। अगर उनको गैंग्रीन से बचाना है, सड़ने से बचाना है, तो काटना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। जहाँ से करंट बॉडी में एंटर किया और जहाँ से बॉडी से बाहर निकला, दैट इज़ द मोस्ट डैमेज पार्ट, दैट इज़ द मोस्ट डैमेज पार्ट। इट्स जस्ट लाइक अ बर्न। सर यहाँ पे बात ये क्या चल रही थी हमारे पास कि जो जॉकी है, इस जॉकी को जब तक हमने हवा में रखा है तो ये वही बात चल रही जो हमने डिस्कस की। एग्री? अब मैं क्या करता हूँ सर, मेरे जॉकी को, इस जॉकी को हम उठाते हैं, उठा करके हम ये लेफ़्ट या राइट इस तरीके से, खैर यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, आई डू नॉट हैव अ प्रोविजन फॉर दैट, मैं यहाँ पर रखता हूँ टक, तो गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग चेंज करता है। फिर मैं दूसरी जगह पे रखता हूँ टक, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेंज होती है, टक 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 टक, और मैं तब तक टक टक करते रहूँगा जब तक मेरे को मज़ा नहीं आ जाए। अब क्या होगा, आपने एक बार कहा 0 ना आ जाए, है ना बेटा, कहाँ पर 0? यहाँ पर तो गैल्वेनोमीटर लगा ही नहीं है,
ठीक है, ऊपर ऊपर 0 आ सकता है, हो सकता है आ जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा 0 कब आएगा ऊपर? जब ये पूरा जो करंट है ऊपर 0 आने का मतलब ये है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट हो गया है। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो गया सर? इन्फानाइट हो गया है। अच्छा खैर हम लोग आते हैं, तभी ना करंट नहीं फ्लो होगा, सिर्फ पूरा पूरा करंट यहाँ पर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। 0 नहीं रीड करने वाला, कुछ ना कुछ तो देगा। क्या रीड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर टच करेंगे, 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 और तब तक टच करेंगे जब तक आपको 3 ना आ जाए। वही रीडिंग दोबारा गैल्वेनोमीटर में जब तक ना दिखे तब तक आप टच करेंगे। अच्छा अगर आपको 3 दोबारा मिल गया, इसका क्या मतलब निकला? करंट पास हुआ, यहाँ पर करंट यहाँ पर पास हुआ। पिछली बार जब 3 मिला था यहाँ से करंट आ रहा था क्या? अब भी 3 आया, मतलब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है। यहाँ से करंट पास नहीं हुआ मतलब कौन सी कंडीशन वैलिड हो गई? बैलेंस सर्किट, वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है? वेटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर वेटस्टोन ब्रिज? ठीक है, तो चलो हम लोग करके देखते हैं, चलो हम लोग करके देखते हैं। बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, ठीक है सर। वेटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है, कंडीशन है, बस बस खत्म होने वाला है। अच्छा ठीक है, डोर खोलो। मुझे बताओ बैलेंस सर्किट का कंडीशन क्या है? मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस का नाम क्या है? इट्स G/R। यहाँ पर क्या लिखते हैं आप? रेजिस्टेंस ऑफ RBC, रेजिस्टेंस ऑफ RCD। उस रेजिस्टेंस ऑफ RBC को मैंने लेंथ ऑफ BC लिखा था बाद में, याद है आपको? रो रो कट हो गया था, एरिया एरिया कट हो गया था, लेंथ का रेशो भी सेम देने वाला है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आप? 100 माइनस LBC। आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपका जॉकी जब टच किया और आपके गैल्वेनोमीटर में वही रीडिंग दिखी, तो आपका जॉकी कहाँ पर है वो तो आप देख के बता सकते हैं कि मैं 30 सेंटीमीटर पे हूँ, 32 पे हूँ, 35 पे हूँ, 40 पे हूँ, 42 पे हूँ। ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज़ द नोन वैल्यू। ये वैल्यू आपकी नोन वैल्यू है सर, ये वैल्यू आपकी नोन वैल्यू है। बात खत्म हो गई। R वॉज ऑलरेडी आ नोन रजिस्टर। क्या मालूम पड़ा? G, व्हाट इज G? ना, इट इज़ नॉट गैल्वेनोमीटर, इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गॉट दिस आइडिया? भेजे में आई क्या बात? तो हमने वेटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन एक ही सीखा, क्या? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। उस अननोन रेजिस्टेंस के फाइंड करने में एक और नई चीज़ सीखी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। एग्री? कहानी समझा? यस। अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा दो। अब गैल्वेनोमीटर लग गया तो जॉकी अकेला बचा। एक बार जॉकी हटा के चेक कर लो, जो रीडिंग आ गई वही दोबारा रीडिंग लानी है, क्या करके? जॉकी को टच करके। जॉकी को जब मैं टच किया और सेम रीडिंग आई, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जब जॉकी नहीं था तो करंट कितना था? यहाँ पर 0। जॉकी है तो भी वहाँ पे करंट क्या है? 0। करंट 0 का क्या मतलब? द सर्किट इज बैलेंस्ड। आई कैन अप्लाई दी वेटस्टोन ब्रिज, आई कैन से प्रिंसिपल देयर। ओके, गॉट द आइडिया? इसको आप लिख लो जिस भी तरीके से आप लिखना चाहो। So now another application for the Whetstone bridge is the strain measurement. What it is? Strain. Strain, ये जो word है, have you ever heard of this term? Yes. What is the strain? Pressure is equal to strain upon stress. Okay, that was good. A good guess, I would say. It is change in length upon original length. मतलब कॉलेज के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया चैप्टर को क्या? नहीं, आपने पढ़ाया था ना थर्मल प्रॉपर्टीज। अच्छा पढ़ाया था मैं? अच्छा ठीक, मैं नहीं पढ़ाया, ठीक। सो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड द स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब क्या होता है, इन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें स्ट्रेन को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। लाइक जब आप कोई एक इक्विपमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आप कार बना रहे हैं या आप कोई मिसाइल बना रहे हैं, कोई रॉकेट बना रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग का डिवाइस बना रहे हैं, उस पर लग रहा है एक लोड। उस लोड के तहत उसके डायमेंशंस में कितना चेंज आएगा,
उसके डायमेंशन में कितना चेंज आएगा, हाउ मच स्ट्रेन इट विल हैव, दैट नीड्स टू बी गेट कैलकुलेटेड। अब वो कैलकुलेट करना, दैट चेंज यूज टू बी इन, फॉर एग्जाम्पल जब ये बिल्डिंग बन रही होगी, इस बिल्डिंग के अंदर आई डू नॉट नो वेदर यू हैव कैन से आइडिया ऑफ दिस थिंग और नॉट, कि अगर एक बिल्डिंग या एक ब्रिज जो है, आप जब ब्रिज पे चलते हैं, आप बाई वॉक अगर ब्रिज को पार कर रहे हैं, तो जब गाड़ियाँ चलती हैं तो आपने देखा होगा ब्रिज हल्का सा कांपता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? ठीक, कांप रहा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू डाटम उसका जो हाइट है वो बदल रहा है। उसका हाइट क्या हो रहा है सर? उसके जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे बस एक मेयर एग्जाम्पल देने का जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इंजीनियरिंग के जो डिवाइसेस हैं, चाहे आप उसे मजबूत से मजबूत तर देखें, बड़े से बड़े लोहे की बीम देखें, लोहे की रस्सियाँ देखें, उनकी डायमेंशंस चेंज होती है। दैट डायमेंशन यूज टू बी इन सेवरल माइक्रॉन्स, सेवरल माइक्रॉन्स, 1 mm का 1000वां हिस्सा, 1 mm का। अब इस चेंज इन डायमेंशन को नापने के लिए, चेंज इन डायमेंशन को नापने के लिए हम लोग वेटस्टोन ब्रिज के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा था ये हमने हटाया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं एक स्ट्रेन गेज। क्या लगाते हैं सर? इसका नाम है स्ट्रेन गेज। गेज का मतलब क्या होता है? जो नापता है। गेज का मतलब भी क्या होता है? जैसा मीटर हो गया, गेज हो गया। गेज का मतलब जो नापता है। अब देखो बात को समझो, वही काम हम लोग दोबारा करने वाले हैं कि यहाँ पे मेरे पास गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर क्या है सर? गैल्वेनोमीटर। स्ट्रेन गेज ये एक डिवाइस है या फिर एक एलिमेंट है। जैसे आप इसको बहुत ज़्यादा कैन से ऐसे समझ लें कि मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है मेटल का, मेटल पीस का एक छोटा सा टुकड़ा। ये गेज आपको ऐसे ही दिखेगा, देखने में ऐसे ही दिखेगा। इस टुकड़े की बस एक खासियत है। क्या खासियत है सर? फॉर एग्जाम्पल मैं लोहे की बात करता हूँ। अगर मैं लोहे की एक तार लूँ, क्या मैं उसको इस तरीके से, इज इट लाइक क्वाइट पॉसिबल थिंग फॉर मी टू चेंज द शेप? नो। व्हाट इफ आई हीट इट? अगर मैं उसको गर्म कर दूँ, यानी गर्म करने पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाता है। गर्म करने पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास एक तार है सर, मेरे पास एक तार है। इस वक्त क्लासरूम में जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हमने 11th क्लास के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी हमने कैलकुलेट किया था। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बदलता है। यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसके ऊपर मैंने कुछ तनाव लगा दिया, इसको खींच के मैंने इसके डायमेंशन में चेंज कर दिया, तो जो इसका पहले रेजिस्टेंस था और खिंच जाने के बाद इसके रेजिस्टेंस के अंदर फ़र्क होगा। इसके रेजिस्टेंस में क्या होगा? तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसमें खिंचाव की वजह से 300 ओहम से 30,000 ओहम तक रेजिस्टेंस बदल जाए। कितना? 300 ओहम से 3000 ओहम तक रेजिस्टेंस क्या हो जाए? किसकी वजह से? खिंचाव की वजह से, स्ट्रेन की वजह से। जितना स्ट्रेन ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रेन कम होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम क्या करते हैं? हम पहले कैलिब्रेट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं सर? कैलिब्रेशन का मतलब आप समझो, इस कहानी को आप समझो कि कहानी का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने 1 लीटर का एक नाप लिया। क्या किया मैंने? 1 लीटर का नाप। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो 100 ग्राम या 200 ग्राम नापने के लिए जो रेगुलर आपका नाप आता है उसके बजाय पत्थर रखे होते हैं, पत्थर से नापते हैं। वो बोलते हैं सर ये 200 ग्राम है। कैसे उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 200 ग्राम है? उन्होंने अगर वो ईमानदार आदमी है तो कभी ना कभी उसने उस पत्थर को उठा करके 200 ग्राम का जो नाप है उस 200 ग्राम के नाप को उस तराजू के एक तरफ रख के उस पत्थर को दूसरी तरफ रखा होगा। अगर मैच किया होगा तो उसने क्या बोला? ये 200 ग्राम है। अब बार बार वो उसी का इस्तेमाल कर रहा है। ओके। पोटेंशियोमीटर, ये जो पोटेंशियोमीटर है जो कि एक ये जो स्ट्रेन गेज है, मैंने गलत नाम बोल दिया। ये जो स्ट्रेन गेज है
ये स्ट्रेन गेज को पहले मैं कैलिब्रेट करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, यानी मैंने खींचा तो इसके अंदर क्या खिंचाव आया और क्या रेजिस्टेंस आया मैं नाप लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। और खींचा तो बदलाव आएगा किसमें, रेजिस्टेंस में। मैं उस खिंचाव और उस रेजिस्टेंस को नाप लेता हूँ, लिख लेता हूँ। बात को समझते चलो। हर एक खिंचाव के लिए मैंने क्या करके रखा हुआ है, रेजिस्टेंस नोट करके रखा है। अब क्या होता है कि मैंने यहाँ पर लगा दिया एक लोड। वो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट कैसा है वो इस सर्किट में मैं दिखा नहीं सकता। बस आपको इतना समझना है कि मैंने यहाँ पे कुछ खिंचाव लगाया, खिंचाव की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेन। खिंचाव की वजह से क्या आएगा, बात को समझ के चलो, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो वेटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, ये क्या करता है, ये बोलता है सर अगर ये रेजिस्टेंस x है तो x बाई आर इज इक्वल टू एल बी सी डिवाइड बाई 100 माइनस एल बी सी। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होने वाला है, जो भी हो, आई डो नॉट नो, मैंने अपना ये जॉकी अलग अलग जगह पे लगाना शुरू किया और तब तक मैंने उस जगह पर टच करते रहा जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, यहाँ पे जी मैं बाहर लिखता हूँ, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या दिखाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, मुझको क्या समझा, सर्किट इज बैलेंस्ड। इफ द सर्किट इज बैलेंस्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज डिवाइड बाई द नोन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू LBC डिवाइड बाई 100 माइनस LBC। मुझे क्या क्या पता है पहले आप वो समझो। मुझे क्या पता है, मुझे LBC पता है, ओके। मुझे क्या पता है, मुझे क्या मालूम पड़ा, X मालूम पड़ा। मैंने आपसे क्या कहा था कि हम हर एक रेजिस्टेंस के लिए उस पर स्ट्रेन कितना है वो क्या करके नोट करके रखे थे पहले। मुझे क्या मालूम पड़ा, रेजिस्टेंस। अब मैंने अपनी उस चौपड़ी को उठाया जिसमें मैंने हर रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रेन लिखा था, अब जब मुझको x की वैल्यू आई, मुझको क्या मालूम पड़ा, रेजिस्टेंस। लेकिन उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को देख के मैं अंदाज़ा किसका लगाऊंगा, स्ट्रेन का। आर यू गेटिंग द आइडिया। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि मैं इस वेटस्टोन ब्रिज से मैं सिर्फ स्ट्रेन गेज निकालूं। इस वेटस्टोन ब्रिज से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, इस वेटस्टोन ब्रिज से आप प्रेशर निकाल सकते हो, ऑलमोस्ट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास सबसे पहले कैलिब्रेशन हो। क्या हो आपके पास, कि इस रेजिस्टेंस के लिए ये वैल्यू रहेगी, इस रेजिस्टेंस के लिए ये वैल्यू रहेगी। फिर उसके पहले का जो टास्क है वो तो सिंपल वेटस्टोन ब्रिज का ही टास्क है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? So I hope for today we have completed the task. देखो कैसे